चाल तथा वेग, चाल तथा वेग में अंतर। देखिए, एक कॉलम चाल का, दूसरा कॉलम वेग का। हाँ, चाल अदिश राशि, वेग सदिश। यह है अदिश राशि, अदिश राशि। यह सदिश राशि। यानी जब वेग का नाम लिया जाएगा तो उसमें दिशा की भी बात रहेगी, और जब चाल का नाम लिया जाएगा तो केवल परिमाण की बात हो, दिशा उसमें नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरी बात कि इकाई समय में यह चली गई दूरी होता है और वो इकाई समय में विस्थापन होता है। इकाई समय में यह चली गई दूरी है, यह चली गई दूरी है, और ये क्या है? इकाई समय में विस्थापन है, विस्थापन। क्लियर? क्लियर है? दूरी है, इकाई समय में विस्थापन है। तीसरा, यह धनात्मक होती है, यह धनात्मक होता है। यानी चाल धनात्मक होता है, और यह क्या है? धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं। 4 नंबर, चार नंबर में बात यह है, ये सुनने वाली बात है कि यदि वस्तु का वेग शून्य है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसका चाल भी शून्य होगा। कोई जरूरी नहीं, वेग शून्य है लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि चाल शून्य होगा। औसत वेग अगर शून्य है
तो कोई जरूरी नहीं है कि औसत चाल शून्य होगा। एग्जाम्पल चाहिए, हम एक पत्थर को 10 मीटर फेंक रहे हैं और फिर ये पत्थर गिर रहा है और मान लीजिए 10 सेकंड का समय ले रहा है, तो इसका औसत वेग क्या होगा? कुल विस्थापन क्या हुआ? 0। तो कुल विस्थापन और कुल समय 10, तो औसत वेग क्या हुआ? 0। लेकिन औसत चाल निकालिए ना, 10 10 20 मीटर कुल दूरी हो गया और समय हो गया 10 सेकंड, तो औसत चाल शून्य हुआ? नहीं। लेकिन औसत वेग क्या हुआ? शून्य हुआ। तो वस्तु का औसत वेग शून्य है, तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि उसका औसत चाल भी शून्य होगा। क्लियर है ये बात? चल लिखिए, यदि वस्तु का औसत वेग शून्य है, औसत वेग शून्य है, तब यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, नहीं है कि उसका औसत चाल भी शून्य होगा। उसका औसत चाल भी शून्य होगा, चाल भी शून्य होगा। क्लियर? इसमें अगर औसत चाल शून्य है तो क्लियर है कि उसका औसत वेग भी क्या है? शून्य है। और उसमें कोई बातें नहीं है। यदि वस्तु का औसत चाल शून्य है, औसत चाल शून्य है, तब उसका औसत वेग भी शून्य होगा। उसका औसत वेग भी शून्य होगा। औसत वेग भी शून्य। एक और महत्वपूर्ण बात अंतिम हम बता रहे हैं। 4 और 5 बड़े ही महत्वपूर्ण बात हैं। 5 नंबर, ये अगर मान लीजिए किसी समय अंतराल में अगर वस्तु का जैसे वेग बदलता है, वेग बदल रहा है, तो क्या उसका चाल भी बदलेगा? वेग बदलता है वस्तु का, तो क्या उसका चाल भी बदलेगा? कोई आवश्यक नहीं। हो सकता है कि जो वेग बदल रहा हो वो दिशा की वजह से बदल रहा हो, परिमाण वही रहता है। जैसे वृत्त में कोई वस्तु घूम रही है, वृत्त में पत्थर घुमा रहे हैं रस्सी से बांधकर, तो उसका वेग तो क्षण क्षण में बदल रहा है, लेकिन चाल नहीं बदल रहा। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्त में घुमा रहे हैं, तो हर पॉइंट पर दिशा क्या है उसका? अलग अलग है। जैसे कोई वस्तु वृत्त में घूम रही है, तो यहाँ पर है तो इसकी दिशा इधर है, यहाँ पर है तो इधर है, यहाँ पर है तो दिशा इधर, स्पर्शी की दिशा में वेग की दिशा होती है। तो दिशा बदल रहा है तो वेग बदल गया, लेकिन परिमाण 10 मीटर प्रति सेकंड है तो चाल तो बदला नहीं। तो अगर किसी वस्तु का वेग बदलता है
तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि उसका चाल भी बदले। आप देख सकते हैं वृत्त में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से घुमा रहे हैं, तो वेग लगातार बदल रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, ये बात नहीं आ रहा है। ऐसा है कि आप लोग केवल अंक ही जानते हैं, अंक की भाषा के अलावा कुछ दिशा से मतलब नहीं है। आप वृत्त में घुमाते हैं कोई वस्तु, तो उसका जो है दिशा की हर बिंदु पर दिशा, अगर वस्तु यहाँ पहुंची है तो इस दिशा में उसका, अगर रस्सी यहीं पर टूट गई ना तो यहाँ से ऐसे निकलेगा। अगर यहाँ पर वस्तु पहुंची है तो इसके वेग के दिशा इस बिंदु पर स्पर्शिक, अगर यहाँ टूटी तो इस दिशा में निकलेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा। तो कोई वस्तु वृत्त में घूमती है तो उसका वेग लगातार बदलता है, परिमाण के वजह से नहीं। 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घुमा रहे हैं तो वेग का परिमाण 10 रहेगा हर जगह, लेकिन दिशा क्या होगा, अलग अलग। लेकिन चाल तो हमेशा 10 रहेगा, चाल में दिशा होता नहीं। तो अगर यही कह रहे हैं कि वस्तु का अगर वेग बदलता है तो कोई आवश्यक नहीं है कि चाल बदले। हाँ, ये वाली चरखी पर बैठे हैं तो उसका परिमाण भी बदलता है, दिशा भी बदलता है, तो उस समय चाल भी बदलता है। तो ये 5वां बात लिख देंगे कि यदि वस्तु का वेग बदलता है, वस्तु का वेग बदलता है, तब कोई आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है कि उसका चाल बदले, अगर इसका एग्जाम्पल देना हो तो आप कह दीजिए कि वृत्त में घूमता हुआ कोई वस्तु, क्षैतिज वृत्त में घूमती हुई कोई वस्तु का वेग लगातार बदलता है लेकिन चाल बिल्कुल नहीं बदलता है। कोई आवश्यक नहीं है कि चाल बदले। इसमें अगर चाल ही बदल गया तब तो वेग बदलना ही बदलना है। इसलिए कि वेग बराबर चाल धन दिशा, सही बात यही है। वेग बराबर चाल धन दिशा, तो वेग बदलता है इन दोनों के वजह से, दोनों बदल जाता है तभी बदल गया। अगर ये बदला ये नहीं बदला तभी बदल गया, अगर ये नहीं बदला ये बदला तभी बदल गया। तो अब आप जो है वेग बदलता है यानी इसके वजह से बदलता है, तो चाल नहीं बदलेगा, चाल तो बदला नहीं। तो वही बात लिखे हैं कि अगर वेग बदलता है तब कोई आवश्यक नहीं है कि उसका चाल बदले। लेकिन अगर चाल बदल गया तो वेग क्या होगा, दोनों में से कोई बदल गया तो बदल गया, तो वेग तो जरूरी बदलेगा। अगर वेग बराबर चाल धन दिशा होता है तो अगर चाल ही बदल गया तो वेग क्या हो गया, बदल गया। तो वही बात लिख रहे हैं, यदि वस्तु का चाल बदलता है तब उसका वेग भी बदलता है, अब आपको सवाल क्यों नहीं आता, रीजन कॉलेज से लेके हर जगह का मामला तो है। मामला ये है, हम वो भी बात बताते हैं कि क्या बातें गलतियां होती हैं। आप चाल और वेग तो हर जगह अंतर पढ़ेंगे, लेकिन अदिश राशि है, इकाई समय में चले, ये 3 मैटर आप जाने, बाकी 2 मैटर पर चर्चा नहीं होती। इसलिए आप ऑब्जेक्टिव में फंसते हैं।
समझ में आ रहा है? तो अभी आप चाल और वेग पढ़ रहे थे, अब हम ग्राफ पर आते हैं। आपने जो अब तक पढ़ा वो सबसे पहले एक निर्देश तंत्र पढ़े कि किसी भी वस्तु की स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम निर्देश तंत्र भी कहते हैं। किसी अक्ष और एक बिंदु की आवश्यकता है। मूल बिंदु को हम निर्देश तंत्र जैसे ले लेते हैं, उसी के सापेक्ष किसी वस्तु का कोई चीज स्पष्ट करते हैं, स्थिति स्पष्ट करते हैं। निर्देश तंत्र दो प्रकार के, जड़त्वीय निर्देश और गुरुत्वीय जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के नियम का पालन होता है, और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के नियम का पालन नहीं। इसके बाद से हम आ गए सीधा गति अवस्था और विरामावस्था की बात आ गई। तो विरामावस्था और गति अवस्था में कहे कि अगर समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है तो हम कहते हैं कि वस्तु विरामावस्था में है। अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति बदलती है तो वस्तु गति अवस्था में है। अब इस गति अवस्था को लेकर के हमने तीन तरह की गति की बात की। एक गति की बात की स्थानांतरीय गति या रेखीय गति, दूसरा बात की घूर्णन गति, और तीसरा बात की दोलनीय गति। अब स्थानांतरीय गति में कोई वस्तु इस प्रकार से गति करता है कि उसमें के उपस्थित सभी कण एक साथ एक दूसरे के समांतर समान वेग से चलते हैं, तो वस्तु की गति स्थानांतरीय गति या एक रेखीय गति कहलाती। घूर्णन गति कहते हैं कि कोई वस्तु इस प्रकार से गति करे कि सभी कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करें और सबका केंद्र एक ही हो, और वह केंद्र जो है उसके तल के क्या हो, लंबवत। तो वस्तु की गति घूर्णन गति है। जैसे मान लीजिए पंखे की गति है, दरवाजे की गति है, ये घूर्णन गति करते हैं, किसी अक्ष के सापेक्ष करते हैं। इसका ये डंडा लगा है, इसी के अक्ष के परितः यह घूम रहा है और सभी कण वृत्त में घूम रहे हैं। इसके बाद से हम बात किए दोलनीय गति। कोई वस्तु साम्य स्थिति से दोनों तरफ, साम्य स्थिति के दोनों तरफ गति करता है, तो वस्तु की गति क्या कहलाती है, दोलनीय गति। जैसे झूले की गति कहे, पेंडुलम की गति कहे, या पढ़े। उसके बाद से गति में भी बात पढ़े, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। अगर किसी वस्तु के गति में उसके स्थिति का एक निर्देशांक XYZ में कोई एक निर्देशांक परिवर्तित होता है, तो वस्तु की गति एक विमीय गति कहलाती है। वस्तु के स्थिति प्रदर्शित करने वाले निर्देशांक में अगर कोई एक होता है ना XYZ, कोई एक निर्देशांक परिवर्तित होता है, चाहे X चाहे Y चाहे Z, तो वस्तु की गति क्या कहलाती है, एक विमीय। जैसे तार पर कीड़े की गति, सीधी रेखा में साइकिल की गति, वाहन की गति, पटरी पर ट्रेन की गति एक विमीय गति है, एक सीधी रेखा। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति भी है एक सीधी रेखा में गति हो। एक सीधी रेखा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, एक रेखा, एक विमीय गति। द्विविमीय गति किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले निर्देशांक में अगर दो निर्देशांक परिवर्तित होते हैं,
तो वस्तु की गति द्विविमीय गति कहलाती है। एक समतल में गति द्विविमीय होती है, जैसे एक प्लेन पर गति। तो एक खिलाड़ी के मैदान में गति, मैदान में खिलाड़ी दौड़ा इधर उधर, प्लेने पर हवा में नहीं ना उड़ जा रहा है। मैदान पर खिलाड़ी की गति, प्रक्षेप की गति, किसी एंगल पर फेंक दिए, द्विविमीय गति है। वृत्तीय गति भी एक समतल में गति करते हैं, चरखी नचा रहे हैं जमीन पर, द्विविमीय गति। कोई कीड़ा चल रहा है इस पर प्लेन पर, चिड़िया चल रही है, आप चल रहे हैं, द्विविमीय गति है। चाहे एक अक्ष में चलेंगे, वाई अक्ष में चलेंगे इधर तो एक अक्ष भी चल रहे हैं, वाई अक्ष भी चल रहे हैं। वो लिख देता है कि निम्न में कौन सी गति है। तार पर कीड़े की गति, ऑप्शन बना देगा, एक बीमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, इनमें से कोई नहीं। खिलाड़ी के, हाँ लिखेगा तब पूछेगा प्रश्न, नहीं पूछेगा तो चिड़िए की धरातल पर गति, हाँ ये लिखेगा। हाँ नहीं, धरातल पर, हवा में चिड़िया की गति तो त्रिविमीय गति हो जाएगी। हाँ तो खिलाड़ी की मैदान में गति, हाँ नहीं नहीं, खिलाड़ी अगर कूदता भी है तो प्रक्षेप गति में आएगा, और प्रक्षेप गति एक तल में होता है। हाँ तो वो खिलाड़ी अगर जंप करता है, तो अगर जंप करता है तो एक समतल में एक पत्थर फेंकते हैं जैसे हवा में किसी एंगल पर, तो पत्थर ऐसे गिरता है, यानी ये वाई अक्ष है और ये क्या है, एक्स अक्ष है। तो इसकी गति क्या हो रही है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों में हो रही है कि नहीं, तो दो निर्देशांक परिवर्तित हो रहे हैं कि नहीं। तो ये प्रक्षेप की गति क्या है, द्विविमीय गति। उसी तरह से खिलाड़ी अगर लॉन्ग जंप भी करता है हवा में तो द्विविमीय गति है, जैसे पत्थर फेंक रहे हैं हवा में किसी एंगल पर। अगर सीधा हाई जंप करता है तो एक विमीय गति हो गया, जैसे पत्थर को सीधे ऊपर ऊर्ध्वाधर गति। अगर सीधा हाई जंप कर दिया, यहां से सीधा उड़ा तो एक विमीय गति हो गया। अगर लॉन्ग जंप किया तो द्विविमीय गति हुआ। अगर किसी दौड़ रहा है मैदान पर तो द्विविमीय गति। समझ में आ रहा। अब जो है इसके बाद से हम शुरू किए दूरी तथा विस्थापन। ये न किए थे, ये पहले बता लिए थे। हाँ तो दूरी जानते ही हैं, और विस्थापन किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। सदैव धनात्मक होता है, पथ की लंबाई है ये। और विस्थापन जो होता है वो किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किया गया प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई होती है। यह सदिश राशि है, इसकी दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। दूरी सदैव धनात्मक है, अदिश राशि है। विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, धन भी हो सकता है। अब ये भी कहे थे कि जो दूरी होता है वो विस्थापन से ज्यादा होता है। बहुत कम होगा तो दूरी के विस्थापन हाँ बराबर है, नहीं तो विस्थापन दूरी बटा विस्थापन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन, या लिख सकते हैं कि विस्थापन लेस देन इक्वल टू दूरी। ये बताए थे।
इसके बाद से हम आपको बताए थे दूरी और विस्थापन में अंतर भी बताए थे। इसके बाद से हम बताए थे आपको क्या थी, चाल तथा वेग। जैसा कि अभी चाल और वेग आपके सामने सम्मुख था। अब चाल में आपको देखे थे एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, ताक्षणिक चाल। वेग में भी आपने देखा एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और ताक्षणिक चाल तथा वेग में। इस तरह से किसी अध्याय की बात होती है। बात समझिए। अब बात आती है स्थिति समय ग्राफ की। स्थिति समय ग्राफ ये आपका टॉपिक चलेगा। उसके बाद से त्वरण आएगा। स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ है। स्थिति समय ग्राफ देखिए, आप ग्राफ को लेकर के काफी चिंतित रहते हैं और ग्राफ की भाषा आपको समझ में आती नहीं, और ग्राफ बहुत जटिल समस्याओं को भी हल कर देता है। शांत रहिए। ग्राफ खींचने के लिए पहले तो मूल बिंदु को स्पष्ट करना होगा। एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0 0 होता है, यानी यहीं से गिनती शुरू होती है। यहां से इधर हम पॉजिटिव और इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। तो ये हम तय करते हैं कि हम किस अक्ष पर समय नोट करेंगे और किस अक्ष पर दूरी स्थिति नोट करेंगे। तो एक अक्ष पर जनरली हम समय नोट करते हैं और वाई अक्ष पर हम इसका स्थिति नोट करते हैं। विस्थापन, अब आपने ऐसे समझाए आपको, आप अगर क्रिकेट मैच देखते हैं टेलीविजन में तो वो भी ग्राफ दिखाता है। एक अक्ष पर ओवर लिखता है और वाई अक्ष पर रन लिखता है कि पहला ओवर में कितना रन, एक लंबी लाइन बना देगा। पहला ओवर और दूसरा ओवर में यहाँ कर देगा, तीसरा ओवर में यहाँ कर देगा। इसका मतलब समझने में देर नहीं लगती है कि पहला ओवर में यहाँ पर लिया है 10 और यहाँ पर लिख दिया 20 और ये रख दिया 2, तो समझ आए कि अरे पहला ओवर में 10 रन बन गया, दूसरा ओवर में 2 रन बन गया, तीसरा ओवर में तो 20 रन बन गया। ये समझ में आ जाता है भाषा, ये आ जाता है। और वही स्थिति समय ग्राफ खींचेगा तो नहीं आएगा। और रन ओवर ग्राफ समझ में आ गया। तो इसी तरह की बात है स्थिति समय ग्राफ। अब जरा देखिए ना, मान लीजिए हम एक ग्राफ ऐसे बना देते और उसका कुछ लिख देते हैं डिटेल। आप उस ग्राफ को देखकर हमको सूचना दीजिए, जैसे हमने लिख दिया।
स्थिति मीटर में है और ये समय सेकंड में है। अब आपसे हम यही ग्राफ है, ये ग्राफ है, स्थिति समय ग्राफ दर्शाएं आपके साथ। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि बताइए 2 सेकंड में वस्तु की स्थिति क्या है, कितना दूर है, कहां से, मूल बिंदु से, जहां से वो चलना प्रारंभ किया है, अपने प्रारंभिक बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर जाती है 2 सेकंड में। 2 सेकंड में कितना दूर चली गई, 4 सेकंड में स्थिति क्या है, 4 मीटर। आज 6 सेकंड पर स्थिति क्या है, तो इससे क्या रिजल्ट निकालें, इससे क्या आप रिजल्ट निकालें? करे 2 सेकंड बाद वस्तु 4 मीटर था, 6 सेकंड बाद भी, 4 सेकंड बाद भी 4 मीटर है, 6 सेकंड हो गया तो अभी देख रहे हैं कि 4 मीटर पर है। क्या मतलब, वस्तु विरामावस्था में है, रुक गई है वस्तु। कब तक रुकी है, 2 सेकंड से 6 सेकंड तक वस्तु रुकी हुई है। ये ग्राफ बता रहा है कि 2 सेकंड से 6 सेकंड तक वस्तु रुकी हुई है, अपनी जगह पर चल नहीं रही है। नहीं समझ में आ रही। अब 8 सेकंड में कहां चली गई है, अब समझिए, हाँ 6 सेकंड बाद अब वस्तु जो है स्टार्ट हो गई चलना, और 8 सेकंड पर कितना चली गई, 8 सेकंड में 6 मीटर, और 10 सेकंड में 8 मीटर। आगे तो लिखे ही नहीं, नहीं तो फिर जाकर के रुक गई है। समझ में आ रहा है ये बात, बोलिए। अगर हम ये ग्राफ ऐसे बना दे, ऐसे बना दे ग्राफ, किसी वस्तु का स्थिति समय ग्राफ, तो आप कहेंगे कि वस्तु तो विरामावस्था में है। मतलब 4 मीटर जहां से हमको लेना है वस्तु को चलना, पहले ही 4 मीटर का है, आगे है। जहां से हमको मेजरमेंट करना है, मूल बिंदु टी बराबर क्या है, 0, तो 0 समय पर कहाँ है, प्रारंभ में कितना दूर है, 4 मीटर। उसके बाद से समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन वस्तु का विस्थापन क्या है, दूरी क्या है, 4 मीटर। यानी वस्तु की ये क्या बता रहा है ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ का ये किस बात की सूचना दे रहा है कि वस्तु विरामावस्था। अगर ग्राफ ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, 2 सेकंड में 4 मीटर, 4 सेकंड में 6 मीटर, 6 सेकंड में 8 मीटर, यानी हर 2 सेकंड के बाद कितना जा रहा है, कितना बढ़ रहा है दूरी, 2-2 मीटर। यानी समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रहा है। यानी वस्तु का वेग क्या है, एक समान। अगर एक समान वेग से वस्तु गति करेगी तो ये समझ लीजिए कि उसका स्थिति समय ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा, एक सीधी रेखा आएगा। अगर एक समान वेग से गति कर रहा है, यानी समान समयांतराल में समान विस्थापन हो रहा है, तो वस्तु का ग्राफ जो है, स्थिति समय ग्राफ जो है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन ये स्ट्रेट, अगर ग्राफ देख करके हम वस्तु का हमेशा वेग बता रहा करते हैं,
वेग अभी बताएंगे। वेग जो है हम ग्राफ का प्रवणता बताते हैं, ढलान। अब जैसे मान लीजिए इसका वेग हमको बताना है, कहीं आप ढलान निकाल दीजिए, कोण tan थीटा। tan थीटा बराबर ये कितना पड़ेगा, ये कितना है 6 है ना, और ये कितना है 4, आइए तो ये कितना है गया 2, और समयांतराल कितना हुआ 4 - 2 2 सेकेंड, तो वेग कितना है 2/2, यानी 1 मीटर प्रति सेकेंड। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, विस्थापन बटा विस्थापन, समय, विस्थापन बटा समय क्या है वेग। तो ये क्या भी वेग बताता है विस्थापन बटा समय, तो tan थीटा भी तो कहता है कि लंब बटा आधार, यानी tan थीटा ग्राफ की प्रवणता कहलाता है, ग्राफ की प्रवणता। तो स्थिति समय ग्राफ की जो प्रवणता निकालते हैं वो किस बात की सूचना देता है, वस्तु का वेग का। वस्तु का स्थिति समय ग्राफ से हम किस चीज की गणना करते हैं, वस्तु का वेग। और ये गणना करने में हम क्या निकालते हैं, ग्राफ की प्रवणता। प्रवणता मतलब tan थीटा, tan थीटा प्रवणता, ग्राफ की प्रवणता का मतलब कि tan थीटा। tan थीटा का मतलब लंब बटा आधार। तो पहली बात यह है कि स्थिति समय ग्राफ से हम वस्तु के वेग का निर्धारण करते हैं। साफ साफ वस्तु का वेग का जितने समय पर कहेंगे उतने समय पर वेग तुरंत बता दिया जाएगा, ग्राफ अगर आपके सामने है। लेकिन कौन सा ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ, एक अक्ष पर समय और y अक्ष पर उसकी स्थिति। स्थिति समय ग्राफ से क्या निकलता है, वस्तु का वेग। समझ में आ रहा है। तो ये सेंटेंस लिखिए पहले, और शार्ट में हम सारी बातें ये बताएंगे ग्राफ पर। स्थिति समय, वस्तु की स्थिति समय ग्राफ से वस्तु की स्थिति समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ से वस्तु का किसी समयांतराल में वस्तु की स्थिति समय ग्राफ से वस्तु का किसी समयांतराल में वेग का निर्धारण किया जाता है। वेग का निर्धारण समझ रहे हैं ना, निर्धारण किया जाता है। वेग का निर्धारण, वस्तु का वेग ग्राफ की प्रवणता के बराबर होता है। ग्राफ की प्रवणता कोष्ठ में tan थीटा के बराबर होता है, बराबर।
अगर थीटा उसकी प्रवणता निकाल रहे हैं ढलान, अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, धनात्मक मान होगा। अगर थीटा का मान 90 से ज्यादा हुआ तो द्वितीय चतुर्थांश में प्रवणता का मान क्या होगा, ऋणात्मक। तो अगर ऋणात्मक हो रहा है इसका मतलब वस्तु का वेग घट रहा है, वस्तु अपनी प्रारंभिक बिंदु की ओर लौट रही है। अगर tan थीटा का मान धनात्मक है तो वस्तु अपनी प्रारंभिक बिंदु से दूर जा रही है। यहां दूसरी बात लिखी कि जब वस्तु का वेग एक समान होगा तो समय स्थिति ग्राफ एक सरल रेखा होती है। ये सारे पॉइंट लिखिए, ये आपको बिल्कुल सीधा सीधा बात दे रहे हैं। उसके बाद से हम ग्राफ तो बनाना शुरू करेंगे, तरह तरह का ग्राफ। आप पूछेंगे क्या बता रहा है, किस चीज को प्रकट कर रहा है। एक समान वेग से गतिमान वस्तु का स्थिति समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है। स्ट्रेट लाइन, अगर कहीं भी स्थिति समय ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन खींचा है तो समझिए कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है। चार नंबर, अगर वस्तु असमान वेग से गतिमान है तो उसका ग्राफ वक्रकार होगा। वक्र समझ रहे हैं, जैसे ऐसे 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 ऐसे, ये वक्र कहलाता है। और रेखा समझते हैं ना, हाँ क्या भरोसा, जब वर्ड का मतलब नहीं मालूम है। जब वस्तु असमान वेग से गतिमान होती है, असमान या वेग से गतिमान होती है, तब स्थिति समय ग्राफ वक्रकार होता है, वक्रकार होता है। इस 4 पॉइंट से सारा समस्या हल हो जाती है। स्थिति समय ग्राफ का हर बात सुलझ जाती है। पहला पॉइंट कहता है कि स्थिति समय ग्राफ क्या किस चीज का निर्धारित करता है, जिस समय चाहे वस्तु का वेग बता दे, जितने समय अंतराल में। दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है कि जब वस्तु का हम वेग जिस समय अंतराल में निकालेंगे उस ग्राफ की क्या निकाल दे, प्रवणता। प्रवणता का मतलब क्या चीज, एक शख्स से झुकाव कोण का tan, यानी tan थीटा, ठीक ना। इन 4 पॉइंट जो लिखे हैं इसी पर चर्चा नेक्स्ट डे होगी। ग्राफ बना करके कैसे वेग समय अंतराल में निकालें, क्या वक्रकार है। अब 2 बातें आएंगी, क्या एक समान वेग से वस्तु का वेग बढ़ता चला जा रहा है कि घटता जा रहा है। वक्रकार में भी अगर असमान वेग से गति कर रही है वस्तु तो उसका वेग बढ़ रहा है तब कैसा ग्राफ होगा, और घट रहा है तो ग्राफ कैसा होगा। दोनों में ये बात आएगी। एक समान वेग से गतिमान है तो वेग एक समान वेग से क्या बढ़ रहा है,
तो उसका ग्राफ कैसा जाएगा। क्या एक समान वेग से घट रहा है तो उसका ग्राफ कैसा जाएगा। क्या अगर असमान वेग से गतिमान है और उसका वेग बढ़ रहा है तब ग्राफ कैसा होगा अगर घट रहा है। हर समय किसी भी समय पर उसका वेग आप पूछ देंगे कि इतने पर बताइए वेग क्या है उसका ग्राफ से, इस समय वेग बताइए क्या है ग्राफ देखकर, यही ना बनता है। हर चीज तो यही होता है। कैलेंडर बनता है तो वाई अक्ष पर दिन और एक्स अक्ष पर तारीख, यही ना रहता है। वाई अक्ष पर दिन और एक्स अक्ष पर क्या चीज, तारीख। हर चीज का ग्राफ तो यही होता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष का। आपके पढ़ाई का ग्राफ नहीं बनता है, बनता है। कक्षा, कक्षाएं, अज्ञान, कक्षाएं और ज्ञान। एक्स अक्ष पर कक्षाएं और वाई अक्ष पर ज्ञान। तो कक्षा 1 में तो दिखेगा, बहुत जानते हैं, सारा क ख ग घ याद कर लिए हैं, बहुत ज्ञान है, यहाँ पर हाइट पर है। और कक्षा 2 में गए तो उसमें भी कुछ आ गया और चीज, तब थोड़ा सा ग्राफ नीचे आ गया। अब नीचे आ गया कक्षा 2 में, और कक्षा 3 में और बढ़ गया किताब तो और थोड़ा पूरा ज्ञान, पूरा किताब पढ़े नहीं, पूरा पता नहीं है, ग्राफ और नीचे आ गया। ये ग्राफ आपका पढ़ाई का नीचे गिरता चला जाता है। ग्राफ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ। तो कहेंगे कि तो कक्षा 1 में ठीक थे, बहुत जानते थे, पूरा एक पन्ने का था किताब, अब पूरा किताब ये याद था। हाँ वो भी होता है, और तो आपकी मर्जी कि कौन सा किस अक्ष पर लेंगे। आजकल हम देखते थे जिस समय मैथ, उस समय एक्स अक्ष पर ओवर देता था और वाई अक्ष पर रन देता था। अब एक दिन देख रहे थे कि एक्स अक्ष पर रन दे रहा है और वाई अक्ष पर ओवर लिख रहा है, वो तो अपनी मर्जी की बात है। ऐसे ग्राफ बना रहा है, ऐसे ऐसे लाइन खींच रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं देखे आप लोग। कहते हैं कि वो तो दिखाता है टेलीविजन पर, नहीं समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हैं। तो समय हो गया है, तो रहने दिया जाए, आज मौसम ठीक नहीं है, ठीक ना। आज तो सुबह भी क्लास नहीं चला, चलिए जाइए आप, ठीक है, आज रहने दीजिए। ये पॉइंट लिख लिए है ना। अब इसी समय ग्राफ में इसी पर तरह तरह के ग्राफ बनाए जाए। सबसे बड़ी चीज है ना, देखिए आप लोग जब पढ़िए घर पर तो उसके रूल होते हैं। रूल ये है कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप पढ़िए तो एक पन्ना रखिए, एक पन्ना, पन्ने पर आप जो है जो पढ़ रहे हैं उसका पहले अध्याय का नाम लिखिए, कौन सा अध्याय आप पढ़ रहे हैं, अपने से बिना कुछ कॉपी ओपी देखे। एक पन्ना, ये अध्याय स्ट्रेट लाइन मोशन। अब कौन कौन टॉपिक आपने पढ़ा है उसका हेडिंग अपने से लिखना है। भूलेंगे लिखने में, यादें नहीं आएगा। अगर टॉपिक लिखे हैं तो उसका मेन फार्मूला सामने एक बार जरूर लिख। इसमें आपको बहुत समय लगता है तो 10 मिनट का समय लगता है। अगर लिखने में भूल रहे हैं तो जानते हैं उस किस बात की सूचना दे रहा है आपको, कि इस बात की सूचना दे रहा है कि जब वो पढ़ाया जा रहा था तो आपका ध्यान जो है उस समय कहीं और था। इस बात की सूचना मिल जाती है। यही चीज है। जैसे हम एक दिन नहीं बता रहे थे कि हम कुछ अंक बोले थे तो किसी ने कोई अंक बताया, कोई किसी ने अंक बताया, कोई, इसलिए कि जिस पर आप कंसंट्रेट हो गए, जिस बात पर, वो हमेशा जो है समझिए कि वो सेव हो गया दिमाग में, वो रहेगा। और जहाँ पर ध्यान, इसलिए कि दिमाग स्थिर नहीं रहता है, सबका दिमाग इधर उधर हमेशा वाइब्रेट करता रहता है।
इतनी बातें दिमाग में आएगी कि उतना जो है आपका कंप्यूटर भी उसको नहीं कर पाएगा। और जब स्थिर है उस पॉइंट पर, अगर वो कंसंट्रेट है तो उस समय वो सेव हो गया हमेशा के लिए। इसीलिए दिमाग को कंसंट्रेट करना चाहिए। कंसंट्रेट करेंगे, बात को ध्यान से सुनना चाहिए। जो ज्यादा ध्यान से अपने ध्यान से बातों को सुनता है उसी को कहा जाता है कि बहुत इंटेलिजेंट है। कोई जन्म से इंटेलिजेंट थोड़े होता है, नहीं। जो बातों को ध्यान से किसी को सुनता है वो इंटेलिजेंट है, और जो बातों को नहीं सुनता है वो गधा है। बात अंतर इतना ही का, और कुछ किसी चीज का अंतर है नहीं। समझिए, तो आज रहने दीजिए इतना ही। ठीक।